अस्सलाम वालेकुम। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। परवीन शाकिर का यह मशहूर जमाना शेर तहरीक इंसाफ से जुड़े चंद सियासतदानों और उनके हामी यूट्यूबर्स पर बिल्कुल पूरा उतरता है। बुग़्ज़ और नफरत में अंधे इन लोगों के लिए अपने लीडर, डॉलर्स और सियासत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सियासी यतीमी का दुख इस कदर बढ़ चुका है कि ये अपने ही इदारों और अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ और इमरान खान की मोहब्बत में अपनी सहाफत वजीर आजम हाउस के टॉयलेट तक ले जाने वाले वजाहत खान तो आप सब लोग को याद ही होंगे ना। वो आजकल बैरून मुल्क में इमरानी महाज पर तैनात हैं। टीवी पर नवाज शरीफ को सियालकोट में एक बहुत बड़े जलसे से मुखातब देख करके ऐसा आग बगूला हुए कि सर तक पैर तक जल भुन गए। नवाज शरीफ के कामयाब जलसे पर सियालकोट शहर से इतने खफा हुए कि बुज़दिल दुश्मनों की तरह बद्दुआओं पर उतर आए और कहने लगे कि काश 1965 की जंग में पाकिस्तान सियालकोट हार जाता और वो इंडिया का हिस्सा बन जाता। वजाहत खान जैसे कई सहाफी जिन्हें पाकिस्तान ने नाम दिया, आज वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। अमेरिका या बरतानिया की शहरियत के लिए उनके हाथ एक सादा सा फॉर्मूला लग गया हुआ है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाक अफवाज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाते हैं, गुजारा करने के लिए यूट्यूबर बन जाते हैं और तहरीक इंसाफ का बयानिया अपना कर डॉलर्स कमाने शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ काली भेड़े भी इस गंदे खेल में इनके साथ एकदम बराबर की शरीक है। पाकिस्तान से जाली वीडियोस बना करके उन्हें भेजी जाती हैं, जिन्हें वो अपने अकाउंट से अपलोड करके पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को तक़वियत देते हैं। हजारों वाक़यात हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक वीडियो का हाल सुनाती हूँ। तहरीक इंसाफ के हैंडल से एक वीडियो अपलोड की जिसमें एक गरीब मजदूर अस्करी क़यादत के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है। तहकीकात की तो पता चला कि उस शख्स का नाम गुलाम शबीर है और वो एक डेरा गाजी खान का रिहायशी है। और उसके एतराफ़ी बयान के मुताबिक, ये एतराफ़ी बयान बता रही हूँ कि तहरीक इंसाफ के चंद कारिंदे उसके पास आए और उसे पैसे दिए और पैसों के लालच में रियासती इदारों के खिलाफ एक वीडियो रिकॉर्ड करा ली। इसके एतराफ़ी बयान के मुताबिक वो गरीब होने के साथ साथ बीमार भी है। पैसे देख करके लालच में आ गया और उससे जो कहा गया उसने एकदम वैसा कैमरे के सामने बोल दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब मरहला था इस रिकॉर्ड शुदा वीडियो को अपलोड करने का। मकसद था कि ये जो झूठा बयानिया बनाया जाए कि जी खौफ के बुत टूट गए हैं और पाकिस्तान के गरीब मजदूर भी अब रियासती इदारों के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। जनूबी पंजाब में मौजूद पीटीआई के कारिंदों ने इस वीडियो को अमेरिका में मौजूद अपने एक ओहदेदार वकार खान को भेजा, जिसने इसे अपने अकाउंट से अपलोड किया, जिसे पाकिस्तान भर से पीटीआई के कारिंदों ने वायरल कर दिया। वकार खान नामी पीटीआई का ओहदेदार अमेरिका में बैठकर मुसलसल पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस गलीज प्रोपेगेंडे में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर शामिल है। एक तरफ तो पीटीआई रियासत मुखालिफ हथकंडों पर उतरी हुई है, तो दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। 9 मई 2023 के साहने पर अब तक किसी एक को, जी हां, किसी एक को भी सजा नहीं दी गई। इसके बावजूद ये दुहाइयां दी जा रही हैं कि हाय उनके साथ कितना जुल्म हो गया। ये जब भी इकट्ठे होते हैं, उनको जहां भी मौका मिलता है ये पुलिस पर हल्ला बोल देते हैं। जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो उनके रोने निकल जाते हैं। मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू, या ये कह ले आधा तीतड़ आधा बटेर अब नहीं चलेगा। रियासती इदारों के साथ जंग करनी है या पुरअमन रह करके सियासी जद्दोजहद करनी है, तहरीक इंसाफ को अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल सलमान मुजाहिद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी ऑनरेबल सेनेटर हमायूं मेहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि नून लीग भी हमें ज्वाइन कर ले और जैसे ही नून लीग से हमारा राब्ता होगा, नून लीग से भी हम आपकी बात कराएंगे, उनका मौक़िफ़ भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपसे अपने इब्तिदाइये में भी बात कर रही थी, तमाम पैनलिस्ट के लिए सवाल भी यही है और एक ही सवाल है जो मैंने सबसे पूछना है, और उसके बाद जाहिर सी बात है हम हार्ड कोर सियासत पर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज जो मेरी नजरों से गुजरी, जिससे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम सबको, मुझे, मेरे पैनलिस्ट, आप देखने वाले सुनने वाले, सबको हैरान भी किया है और डिस्टर्ब भी किया है। एक बड़ा मिक्स किस्म का रिएक्शन है, क्योंकि एक
PMLN का जलसा जो कि सियालकोट में हुआ, शायद अच्छा जलसा हो गया होगा। मतलब मुझे तो इसलिए पता चला कि बहुत अच्छा जलसा हो गया क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने रिएक्शन देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के हलके में नवाज शरीफ साहब हों और जलसा अच्छा हो गया, कि उसकी जो गूंज है वो हमें 7 समंदर पार सुनाई दी। वजाहत खान साहब हैं, एक ज़माने में बड़े मायानाज एंकर हुआ करते थे, अभी भी डेफिनेटली उनका यूट्यूब तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस जलसे के ऊपर एक ऐसा रिएक्शन दिया कि मैं मजबूर हो गई उसको नेशनल टीवी के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और वो रिएक्शन ये था कि सियालकोट ने पाकिस्तान को फुटबॉल और ख्वाजा आसिफ के अलावा कुछ नहीं दिया। काश भारत के साथ जो हमारी जंग थी उसमें जो सियालकोट है वो इंडिया के हवाले हो जाता। शर्मिला, मैं आपसे इस चीज का आगाज करना चाहूंगी क्योंकि जलसा नून लीग का था और एक ऐसे एंकर की तरफ से इसके ऊपर जो है वो रद्द अमल आया है, तो आपका ताल्लुक क्योंकि नून लीग से भी नहीं है और आपका ताल्लुक मीडिया कम्युनिटी से भी नहीं है, तो आई थिंक सो कि यू माइट ब्रिंग अ सेन ओपिनियन इन इट। क्या ये तासुर, क्या ये पूरी जिस तरीके से कोर्ट हुई है, जो एक नफरत फैलाई गई है सिर्फ ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट या नून लीग के अगेंस्ट नहीं, पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक जलसे की वजह से अटैक कर दिया गया, वो भी अपने एक पाकिस्तानी भाई की तरफ से, इज दिस जस्टिफाइड? शुक्रिया बीनिश। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन का माहौल है, सब इलेक्शन में जा रहे हैं, हर किसी का हक है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जलसे करें, जुलूस निकालें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने मंशूर की बातें करें। और आई फील कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज और मिस यूज भी किया जाता है, मिस यूज शायद ज्यादा किया जाता है। और एंकर्स और जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ दे नीड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि एंकर या किसी जर्नलिस्ट या किसी सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि अपना ओपिनियन दें। उनका काम है कि हकायक सामने रखें और फिर लोगों को ये मौका दे कि वो उस पर अपना ओपिनियन कायम करें। अच्छा, अब अगर कोई शख्स जो है इस किस्म की बातें करता है तो मैं समझती हूँ कि ये अपने ही हम वतन के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करना मैं समझती हूँ थोड़ी सी गैर मुनासिब है। इसलिए ये जो हेट स्पीच और जो नफरतें फैलाने का जो एक ट्रेंड है वो नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि इस मुल्क के ना ऑलरेडी इतनी पोलराइजेशन है, और खास तौर पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और सोशल मीडिया पे जब से PTI का वजूद आया और PTI जो है 2014 में नमूदार हुई है, इतनी नफरतें फैल गई हैं सियासतदानों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, आम आदमी के लिए, कि सियासत में इतनी अग्रेसिवनेस आ गई है कि हम जैसे लोग तो सियासत करने से चंद लोगों के साथ बैठने से बड़ा घबराते हैं। क्योंकि जो तज़ीक आमेज गुफ्तगू होती है, और PTI के दौर में आपने देखा जो तज़ीक आमेज गुफ्तगू होती रही है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, जो लोगों को अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डालने की सियासत होती रही है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं। और हम आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं ना कि 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दो, ये यही सियासत है, नफरतों की सियासत। कहीं भी किसी किस्म की कोई नफरत फैलाने की, ठीक, आपको जैसा पसंद हो नहीं हो, कोई शख्स, कोई शख्सियत, कोई आइडियोलॉजी, कोई जमात पसंद हो ना हो, ये किसी एंकर, किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है कि आप वो नफरत फैलाएं या इंसाइट करें। देखिए 9 मई को क्या हुआ, एक बड़ा बदनुमा दाग है पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर कि एक लीडर जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहता है, सिलेक्टेड लीडर, उसने अपने ही पाकिस्तानी लोगों को अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े कर दिया। ये खतरनाक ट्रेंड है। तो कोई सोशल मीडिया को हथियार समझ के मिसयूज ना करे पाकिस्तान के खिलाफ। ये इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं पता कि क्या मुहरकात हैं। वजाहत साहब से मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात भी हुई है शोज़ के सिलसिले में, मैंने उनके साथ काफ़ी शोज़ भी किए हैं लेकिन मैं नहीं समझती कि किसी भी मेड भी हिम और एनीवन एल्स नफरत अंगेज गुफ्तगू, स्टेटमेंट्स, तबसरे नहीं होनी चाहिए। राइटली सेड, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सेनेटर मेमन साहब, मैं आपके पास एक और वाकया लेकर के आना चाहती हूँ। आज क्या करूँ, वाकयात इतने ज़्यादा, बिल्कुल राइटली सेड, बिकॉज इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी के यही सेंटिमेंट्स होते हैं कि वो कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक, जो कि नहीं होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक नहीं होना चाहिए, बाय हुक एंड बाय क्रुक वो अपनी तरफ जो है ना सिंपथीज एंड वोट्स एंड अपनी तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा करे। ऐसे में DG खान के एक साहब हैं जिनका नाम है जो गुलाम शबीर साहब, वो एक मजदूर हैं पेशे के एतबार से, और उनके हवाले
حوالے سے ایک ان کا پیغام بہت زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر. ان کو وائرل کرنے کے لیے جس اکاؤنٹ سے اپلوڈ کیا گیا وہ وقار خان صاحب ہیں. آپ تو شاید بہت اچھے سے جانتے ہوں گے وقار خان صاحب کو, کیونکہ وہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں. جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو صاحب ہیں غلام شبیر صاحب, یہ عسکری قیادت کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں, بہت بلو دا بیلٹ جا کر کے باتیں کر رہے ہیں. چھان بین کی گئی, بعد میں پتا چلا کہ بھائی ان کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے پیسے دیے تھے کہ وہ یہ بیانیہ اس لیے بنائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. ان شخص کا جو بیان اعترافی بیان ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے. سر اب مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس طرح کے واقعات کے بعد کون ٹرسٹ کرے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیا پاکستان, کیا اینٹی پاکستان, کیا اینٹی نواز, کیا اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی. ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ آگے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے اور کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے, ٹھیک ہے, کسی ورکر عہدیدار نے یہ کیا ہے, بہت غلط کیا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیز جس میں آپ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف پیڈ, اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ چھوڑے, میں اگر پیڈ پیسے دیتا ہوں کسی کو کہ آپ ڈاکٹر ہمایوں کے خلاف کوئی بات کرے, دیٹ از ناٹ رائٹ. میں کسی اینکر کے خلاف پیسے دیتا ہوں, دیٹ از ناٹ رائٹ. تو دیٹس ٹوٹلی آئی کی ناٹ ڈیفینڈ دیٹ تھنگ اینڈ آئی ایم سوری, میں اس پہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں کہ جو 9th میں کبھی واقعہ ہوا تھا اور آپ نے ساری چیزیں وہ کر کے کرا لی ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو ڈائسیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ غلط کام کیوں ہوئے, ان کے پیچھے ایسی کیا چیزیں تھیں جس نے اٹ ہیز لیڈ ٹو دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں وچ کی ناٹ بی جسٹیفائڈ اینڈ وچ شوڈ ناٹ بی جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اگر پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے جو ججمنٹ تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اندر 3 جو مارشل لاز آئے ہیں وہ 3 نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو 1971 میں جو 160 سیٹیں لے کر جو پارٹی آئی تھی اس کے بنسبت ہم نے 80 سیٹوں والے پارٹی کو ہم نے برسر اقتدار لیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل لیڈر, اچھا ویل نون لیڈر تھا, اس کو جب جوڈیشل مرڈر کیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں جب ایک گورنمنٹ, ایک لیڈر نے بڑی سٹرگل کر کے, جیل سے سٹرگل کر کے وہ جب 8 میں جیتی, تو ایک اور پولیٹیکل پارٹی نے اسامہ بن لادن سے اور بعض انسٹیٹیوشن سے پیسے لے کے اس پارٹی ہٹوایا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر لاٹھیوں کے ساتھ لوگ گزرے, نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جب ہم نے دیکھا کہ ایسے لیڈر ہیں جو کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیول پہ ہیں, ان لوگوں نے کہا کہ ہم انسٹیٹیوشنز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, نہیں ہونا چاہیے تھے. پاکستان میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جب جہاز میں جا رہا ہے, مڈ جہاز میں اس کو اغوا کر دیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں جب ہم نے بہت ساری چیزیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی, جو ہو رہا ہے وہ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنے وہ غلط تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم سیکھ نہیں رہے. اور سب سے بڑی چیز جو غلط ہوئی ہے, اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں بھی اس میں کچھ چیزیں کانسٹیٹیوشن تھی, لیکن ایک ریسنٹ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے وچ ہیز ایسکیلیٹڈ ٹورڈز 9th میں, ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ جب 2 اسمبلیز, رائٹ اور رانگ, جب 2 اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تھی اور اس کو ایکسپٹ کر دیا گیا تھا, اس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تھی, تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن وچ واز میڈ بائی دا دین ذوالفقار علی بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی جس کا کریڈٹ لیتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 224(2) کے تحت اور آرٹیکل 220 کے تحت وہ الیکشنز ود ان 90 days ہونے چاہیے تھے. اور اس وقت کی جو کیبنٹ تھی, اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ود آل دا کیبنٹ, ان لوگوں کو اور خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کو وہ ریزولوشن نہیں پاس کرنا چاہیے تھا, کیبنٹ کو اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا, اور اس الیکشن کمیشن کو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا. لاٹ آف نوز جو ہے وہ آپ نے بتائے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک اور چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ ہر لمحے سب سے آگے ہونا چاہیے. پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, ریلیز نکلنی ہے, الیکشنز ہیں, اس میں سیاسی اختلافات تو
होंगे ही होंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हर एक के लिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, पाकिस्तान सबसे पहले, मुल्क से आगे तो कुछ नहीं होना चाहिए। मैं डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगी सलमान मुजाहिद साहब की तरफ। मैं आती हूँ शर्मिला, आई डेफिनेटली हैव अ वर्ड फ्रॉम यू एज वेल, लेकिन मैं जरा MQM पाकिस्तान को शामिल कर लूँ। सलमान भाई, जहां पर एक तरफ हमने पूरा दिन कल का, अगर मैं संडे की बात करूं तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पुलिस हो रही थी, वहां पर कराची में, नाजमाबाद में तो एक अलग ही मंजर हमें देखने को मिला। वहां पर पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM पाकिस्तान होगी। ऐसा क्या हो गया, क्या किया आप लोगों ने कराची में? मुझे तो लगा था एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, बट समथिंग वेंट रॉन्ग सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बनीश साहिबा, आपको और आपके मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, कल बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये पोलराइजेशन बढ़ रही है पॉलिटिकल माहौल में, पॉलिटिकल सिनारियो में, और ख़ास करके कराची में। और कल एक इंसिडेंट ये भी हुआ कि 3 तलवार कराची पे PTI का जो एक तो यहाँ पे रैली था, राइट, उनके जो कारकुनान थे वो पुलिस पे चढ़ दौड़े और SHO साहब को इतना मारा कि वो बेचारे अब हॉस्पिटल में हैं, पुलिस वाले जख्मी हैं। एक ये भी हुआ मामला। फिर रात में अचानक ये खबरें आई कि जी वो नाजमाबाद में कोई इस किस्म का तसादम हो गया है। जब वीडियो सामने आई हमारे पास, सोशल मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे कोई MQM के कारकुनान झंडा लगा रहे थे। इतने में जो बताते हैं, जो खबरें आई वो यही है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो आए हैं 2-3 गाड़ियों में, उन्होंने आते ही जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, झंडा लगाने से मना किया। हालांकि ये सबका हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मैं समझता हूँ एज ए सियासी कारकुन सबको अपना अपना झंडा लगाने का हक है, अपना बैनर लगाने का हक है, अपना पोस्टर लगाने का हक है। उससे क्या हो जाता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन वो इतना मामला, अभी जैसे शर्मिला साहिबा ने कहा कि एग्रेसिवनेस इतना हो गया है कि हम जज्बात में आके अपनी जानें तक गवा देते हैं। उसके बाद जो तसादम बढ़ा, और जो ये फराज भाई की जो शहादत हुई है, जो वहाँ की यूनिट इंचार्ज थे, अगर एक वीडियो में हम देखें तो उस वीडियो में फराज भाई मुसलसल जो है झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनको बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही जो फायरिंग शुरू हो जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, जो वीडियो में देखा, और एक गोली जो है वो वहाँ से फराज भाई के सर में लगती है और शहीद हो जाते हैं। 2 कारकुनान, 4 कारकुनान जख्मी हो जाते हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 माह में MQM के 6 कारकुनान को जो इस तरह से कत्ल कर दिया गया। अगर यही इलेक्शन है, इसी तरह इलेक्शन जीतना है पीपल्स पार्टी ने, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को नहीं होना चाहिए। खूनी इलेक्शन के हक में तो मैं हूँ ना, आप होंगे ना कोई और होगा। और इलेक्शन अभी गुजर जाएगा, 10 दिन बाकी हैं। उसके बाद सबने एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, एक ही साथ रहना है। और हम तो समझते हैं कि जहाँ तक मैंने अपनी सियासी जिंदगी में, जो भी मेरी छोटा मोटा कैरियर है सियासी, मैंने यही सीखा है कि लड़ाई झगड़े का तो कोई फायदा नहीं है। बाद में सब एक साथ बैठे होते हैं। और जब अगर मैं टॉप लीडरशिप की बात करूँ तो वो तो एक साथ ही बैठे होते हैं, चाहे वो दावत हो, चाहे वो टॉक शो हो, चाहे वो डिफेंस के बंगले हो, वो तो साथ बैठे होते हैं। लड़ता कौन है, मरता कौन है, कारकुन मरता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए और पूरा मन माहौल में इंतखाबात होने चाहिए। और ये हमारे जो बिल्कुल, लेकिन लग ये रहा है कि पोलराइजेशन कम होने के बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही है। शर्मिला, आपके लिए सवाल छोड़ देती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आई हैव टू गो फॉर अ वेरी हार्ड एंड अ शार्प ब्रेक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बनी हुई है जी शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सलमान मुजाहिद MQM पाकिस्तान से, सेनेटर मेहमद साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शर्मिला फारूकी साहिबा, एक खूनी इलेक्शन लग रहा है ये, क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? बिकॉज इंटेंसिटी जो पोलराइजेशन की है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि और मजीद बढ़ती चली जा रही है। आई होप नॉट बीनिश, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पे है, और यही वो सियासत है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हमें दफन करना है। पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको कहीं पर भी किसी किस्म की कोई एग्रेसिवनेस नहीं नजर आएगी। हमारी वो सियासत ही नहीं, जारहाना सियासत पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की। हमने हमेशा अमन की सियासत की है, हमने दोस्ती की सियासत की, हमने कंसेंसस की सियासत की है। लाहौर में हमारे इलेक्शन ऑफिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम किसी भी नॉट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स एंड एवरीबॉडी नोज इट। पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों ने शहादतें नोश की हैं, बीबी शहीद हुई हैं। हम ये सियासतें नहीं करती, ना हमारे दौर में कोई सियासी कैदी होता है, ना कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ना हम इलेक्शन में लड़ते हैं। हमारी लड़ाई नहीं किसी से, हमारी लड़ाई तो बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से है। हमें तो उससे लड़ना है, हमने दीगर सियासी जमातों से थोड़ी लड़ना है। कल जो शर्मिला फारूकी साहिबा जो फराज शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है?
دیکھیے جی، اب یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ MQM کا کارکن تھا، کچھ تصادم ہوا، کوئی ANP کے لوگ تھے، انہوں نے جھگڑا کیا، فنا کیا، کچھ ہوا، نہ پیپلز پارٹی سے ان کا جھگڑا ہوا، نہ ہی، اور یہ جو شخص جو بیچارہ جو جہاں بحق ہوا ہے، اس کا بھی تعلق MQM سے نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ MQM جو ہے اس کے اوپر کیوں اتنا ایشو بنا رہی ہے، اس کو اون کرنے کی کوشش کی، اللہ کرے یہ اس بات کو لے کے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کر دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑے انروڈز کیے ہیں، ہمارے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں، بڑی اچھی کیمپین ہماری چل رہی ہے۔ MQM سمجھتی ہے کہ یہ روایتی طور پہ اس علاقے میں ان کی ایجاد آ رہی ہے، کسی بھی جماعت کی ایجاد آ رہی نہیں چاہیے، شہر سب کا ہے، ڈسٹرکٹ سب کا ہے، مطلب یہ تمام چیزیں ہماری ہیں۔ آپ کی میری ایکسکیوز مائی کاف، آپ کی ہماری ہیں۔ اب وہاں پر جھگڑا ہوا، آپس میں کسی نے کسی کا کیا، نہ اسے پیپلز پارٹی انوالو ہے، نہ یہ کارکن MQM کا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو اس کو MQM کیوں اٹھا کے میں اس کا جواب لے لیتی ہوں۔ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ یہ میرے خیال سے ایک ڈیولپنگ سٹوری کے اندر آپ نے مزید ڈیولپمنٹ ڈالی ہے۔ سلمان مجاہد صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کارکن جو شہید ہوا ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اینی ویز آپ کا اگر نہیں بھی ہے تو ایک بھی شخص اگر اس کی جان جائے، ایک پاکستانی کی اگر جان جائے الیکشن کے ماحول میں، سیاست کی نظر ہو جائے، وہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے اور تشویش کے برابر ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا کارکن نہیں ہے تو آپ اسے اس طرح اون کیوں کر رہے ہیں؟ اٹ سیمز لائک یو آر پلئنگ اے پولیٹیکل اسٹنٹ آن اٹ۔ میرے خیال میں بنی صاحبہ، شاید شرمیلا صاحبہ کو کوئی انفارمیشن غلط ہے، مس انفارمیشن ہے۔ فراز بھائی شہید جو ہیں وہ ہماری یونٹ انچارج ہیں بالکل، اور اس علاقے کے جو ہے وہ کرتا دھرتا تھے، ایکٹیو کارکن تھے، اور ہم اس کو بالکل آن کرتے ہیں، اور بالکل نہ کوئی ANP کا جھگڑا تھا، نہ کوئی آپسی جھگڑا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد آئے وہاں پہ اپنی گاڑیوں میں، فوٹیجز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ کہیں گے تو اس ریکارڈنگ کے بعد میں شو کے بعد میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی فارمیٹ چلائیں، اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے، اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے بنی صاحبہ، اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے۔ میں دوں گی پیپلز پارٹی میں دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردی کرتے ہیں۔ بنی صاحبہ سے کلیئر نظر آ رہا ہے، بنی صاحبہ سے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جنگ چل رہی ہے، جس میں جو ہے وہاں کے جو نام نہیں لے رہا میں، لیکن جو سو کال لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سیٹیں دلوا دیں۔ اب وہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک جو ہے وہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ ابھی مچھر کالونی کا واقعہ ہوا تھا 2 ماہ پہلے، اس میں MQM کے 3 کارکنان کو شہید کر دیا گیا۔ سوراب گوٹ میں واقعہ ہوا تھا 3 ماہ پہلے، وہاں پہ MQM کے کارکن کو، پختون کارکن کو شہید کر دیا گیا۔ تو یعنی کہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ بلاول صاحب لاہور میں تو یہ جا کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم تو پورا امن ماحول میں چاہتے ہیں۔ کراچی میں ان کی پالیسی دوسری ہے، سندھ میں ان کی پالیسی دوسری ہے۔ ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، تو عزیر بلوچ کون تھا جناب؟ بہاری امن کمیٹی کس کی تھی، جس کو ذوالفقار مرزا جو ہوم منسٹر تھے پیپلز پارٹی کہتے تھے میرے بچے ہیں؟ اچھا کہ 1981 میں ذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ مرتضیٰ بھٹو نے بنائی تھی نا، وہ بھی پیپلز پارٹی بھٹو کے بینظیر کے بھائی تھے، بھٹو کے بیٹے تھے۔ تو آئی دیکھو اس قسم کا بنی صاحبہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ وہ MQM کا کارکن نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM ہماری ہے، MQM کی بات ہمیں کرنے دیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں پہ FIR بھی درج ہوئی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نامزد بھی کیا گیا، باقاعدہ فوٹیجز موجود ہیں، CCTV فوٹیج موجود ہے، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ ایک بات اور بنی صاحبہ، ایک بات اور دیکھیں، ہم چاہتے ہیں MQM سب سے پورا من جماعت ہے۔ MQM پچھلے 3 ماہ سے پورے شہر کراچی میں اپنی الیکشن مہم چلا رہی ہے، لیکن کوئی بھی ایک الزام MQM پہ نہیں لگا سکتا کہ MQM نے کوئی بھی ایسی اشتعال انگیزی والی حرکت یا بات کی ہو۔ ہمارے دفاتر پہ حملے کیے گئے، ہمارے جو ہے کارکنان پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سلمان مجاہد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پرامن کیمپینز ہوتے ہیں، پولیس بھی ان کی، انتظامیہ بھی ان کی، دہشت گرد بھی ان کے، کچے کے ڈاکو بھی انہوں نے کراچی میں منگا لیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی دہشت نہیں کر رہی، دہشت گرد میں رسپونڈ لے دیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس شو کو شو ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو ہم لڑائی ایک وار زون میں تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ میں تو خود ایک امن کا پیغام لے کر کے آج کل ٹیلی ویژن شوز پہ آ کر کے بیٹھتی ہوں کہ کراچی کو امن دے، پاکستان کو امن دے۔ کراچی کے لیے کل کا دن بہت سخت رہا۔ سینیٹر مہمن صاحب، آپ لوگوں کے حوالے سے بھی، PTI کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہوا، ٹھیک ہے، پولیس نے جو ہے لاہور میں بھی کیا، ہر جگہ پہ کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی تھی کہ سنڈے کو سب نے باہر نکل کے اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے، اور کریک ڈاؤن ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آف کورس ایک الیکشن کا ماحول ہے، پولیس کو کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے یا کیا یہ
آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ کراچی میں ایک SHO کے اوپر ہلہ بول دیں. یعنی PTI نے اب یہ سیٹ اپنا اسٹینڈرڈ کر لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو وہ ایک وکٹم کارڈ بھی کھیلیں گے, شور بھی مچائیں گے اور ان ریٹرن پولیس کے اوپر ہلہ بولیں گے. ڈز دس جسٹیفائز یور پالیٹکس سر؟ دیکھیے, the way you have put it, it does not. Now let me put it my way. Sure. Okay? اب آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے. جب ہم باجوڑ میں کرتے, جب ہم لاہور میں کرتے, بنو میں کرتے, راولپنڈی میں کرتے, چترال میں کرتے ہیں, شیخ آباد میں کرتے ہیں, کراچی میں کرتے ہیں, ناروال میں کرتے ہیں, خیبر میں کرتے ہیں, لیا میں کرتے ہیں, اوکاڑا میں کرتے ہیں, پشاور میں کرتے ہیں, گجرات میں کرتے ہیں, ملتان میں کرتے ہیں, PK 64 میں کرتے ہیں, لاہور کے 12 مختلف حلقوں میں کر رہے ہوتے ہیں, باقی جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں دیکھا ہے, آپ نے ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں. اب یہ یاد رکھیں پیٹرن. آپ نے بات کی تھی, جب آپ نے 3 تلوار کی بات کی, آپ نے کہا تھا اسٹیٹ یا ریاست کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک پروفیشن لے کر جا رہا ہوں کہ میں احتجاج کے لیے جا رہا ہوں. جب میں احتجاج کے لیے جا رہا ہوں تو پھر پولیس ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی ہے, وہ اپنے ساتھ بختر بند گاڑی بھی لاتی ہے, اپنے ساتھ باؤ اپنے ساتھ آنسو گیس بھی لے کر جاتی ہے. لیکن جب میں پولیٹیکل ریلی نکال رہا ہوں اور میں نے الیکشن کمپین کے لیے جانا ہے, تو اس پولیٹیکل ریلی میں بچے, بڑے, بوڑھے, جوان سب ہوتے ہیں. اور یہ ہم لوگ, یہ کبھی اس کو وہ کوئی کسی لحاظ سے کوئی تصادم نہیں ہوتا. یہ لوگوں نے جا کے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. وہاں پہ کبھی لڑائی شڑائی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اس فوٹنگ کو دوبارہ شروع سے دیکھے گا, آپ 2-3 چیزیں نوٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو اسٹیٹ, جو کہ گورنمنٹ ہے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے سندھ کی, ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلے گا. نمبر 1, پولیس وہاں کھڑی تھی اور بہت بڑی تعداد میں کھڑی تھی. نمبر 2, ان کے پاس آنسو گیس کے وہ شیلز تھے, ٹھیک ہے. نمبر 3, ان کے پاس باؤزر تھا. آنسو گیس کے شیل کیوں پہلے سے انہوں نے رکھے ہوئے تھے؟ کیا ان کو پتا تھا کچھ لڑائی ہوگی؟ باؤزر انہوں نے کیوں رکھا ہوا تھا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا؟ میں بتاتا ہوں کیوں رکھا تھا. ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ڈسٹرب کرنا ہے. اس نے وہاں پہ انتشار. لیکن سینیٹر صاحب, پولیس کا تو کام ہے نا اپنے آپ کو ایکوپ کرنا, کبھی بھی کہیں پہ کوئی بھی صورتحال ہو سکتے ہیں. لیکن سر آپ PTI کا بھی تو ٹریک ریکارڈ دیکھیں. پلیز بینس جی, ڈو ناٹ جسٹیفائی کہ یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ الیکشن ریلی کے اوپر باؤزرز کے ساتھ اور سر لیٹ می بی ویری کلیئر. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ اکوپ رہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسپیسیفک واقعے کی بات کریں تو پولیس کا موقف یہ ہے کہ وہاں پر پرمیشن نہیں تھی سر, جہاں پہ PTI نے کیا. جی مجھے آپ بتائیں, بلاول کے کس جلسے کے باہر پولیس جو تھی ایکوپ ہوئی تھی؟ PMLN کے کس جلسے کے باہر پولیس ایکوپ ہوئی تھی؟ وہاں پہ کس جگہ پہ باؤزر تھا؟ وہاں پہ کس جگہ پہ آنسو گیس تھے؟ سر پیپلز پارٹی والے پرمیشن مانگتے ہیں, ان کو مل جاتی ہے, آپ کو نہیں مل رہی ہے پرمیشن. پلس سر ایک ٹریک ریکارڈ بھی تو ہے نا. پیپلز پارٹی نے کبھی ریسنٹ ٹائمز میں تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے پولیس پہ ہلہ بولا ہو. PTI والوں نے تو بولا ہے ہلہ. جی سر. جی سر, ڈو ناٹ ٹیل می کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 27 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے, کو کچھ نہیں ہوا تھا. آپ ایک منٹ, بالکل آ رہے نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ سٹارٹ ہوا ہے پچھلے سال, سٹارٹ ہوا پچھلے سال نہیں, پچھلے سے پچھلے سال جب پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ آئی تھی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ 25 مئی سے پہلے جو ہم لوگوں نے لانگ مارچ کا کیا تھا, جو ہمارا ایک آئینی حق ہے, آپ نے کیا دیکھا, اس سے 2 دن پہلے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کے جو وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا یا ہم یا تم, اور یہ ہمارے کس کے, ہم لوگ رہیں گے نہیں, یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. اور اس لحاظ سے ان لوگوں نے کیا گیا تھا. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عورتوں کی گاڑیوں کے اوپر یاسمین راشد کی گاڑی توڑی گئی تھی. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو پل سے نیچے گرایا گیا تھا. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز. ہمایوں صاحب, آپ اتنے ریزنیبل قسم کے پارٹیسپینٹ ہیں, اب آپ خواتین کے بارے میں ذکر کریں گے, ویمن کارڈ کھیلیں گے, تو مجھے آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ یاسمین راشد بھی تو بول رہی تھی نا کہ چلو چلو لاہور کے کور کمانڈر کے گھر چلو. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی تو پھر دھاوا بول رہی تھی نا. کون اپنے لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے جاتا ہے؟ لاہور کے کور کمانڈر نے کیا کر دیا سر کہ آپ ان کے گھر پہ آگ لگانے چلے گئے تھے؟ بالکل صحیح کہتی ہیں, بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہاں جائے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ وہ ویڈیوز کبھی آپ مینشن کر لیں کہ جس میں ان کے گھر کے باہر یاسمین راشد صاحبہ یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس جگہ پہ اندر کوئی نہ جائے, ہم باہر رہیں گے, پرامن اشتجاج رہے گا, باہر رہے گا. وہاں جانا ٹو فرسٹ انسٹنس وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. غلط تھا بالکل.
बिल्कुल। लेकिन प्लीज वहां पे ये जरूर बताएं कि वहां पे यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही थी कि प्लीज घर के अंदर कोई ना जाए, प्लीज गेट के पते दूर हो जाओ, प्लीज सब कुछ कर दो। सर वो ये जुमला तब बोल रही थी जब उनको बाय फोर्स निकाल दिया गया था। अवाम को लाहौर के कोर कमांडर के घर पर लेके जाना सर ये क्राइम है ना। अब आप मुझे बताएं क्या बिलावल करते हैं कि जी बिलावल ये कहते हैं चलो मैं कराची कोर कमांडर के घर पे जा रहा हूं, या लाहौर में इधर मियां साहब कहते हैं कि आए चले जी हम कोर कमांडर के घर पे। तो यही मैं सर जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती हूँ ना तो मैं इसी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती हूँ। मुझे ब्रेक लेना है सर। एक मिनट कर ले मुकम्मल। जी जी। जब आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, जैसे अभी वो हमारे एमक्यूएम के भाई ने कहा था, वैसे तो आप ट्रैक रिकॉर्ड हर एक देख लें, एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, पीएमएलएन का ट्रैक रिकॉर्ड, इनके तो बहुत पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। इन लोगों ने जैसे उन्होंने कहा था जुल्फिकार मैंने तो नहीं बताई, जहाज मैंने तो नहीं अगवा किया था, वो सारी चीजें मैंने तो नहीं की थी। देखिए ये सारी चीजें हुई थी, हर पार्टी के दौर में इस किस्म के गलत चीजें हुई हैं। वी आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग अ रॉन्ग थिंग। हमें उसको ठीक है सर, लेकिन सर टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट। लेकिन पीटीआई ने तो मतलब माशाल्लाह ऐसी गलतियां कर दी हैं ना कि पिछली सारी पार्टियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। मंशूर आ गए हैं भाई और नारे भी आ गए हैं, उस पर भी जरा थोड़ी बात कर लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन के अंदर मेरे साथ बनी हुई है वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगजेब साहिबा, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सलमान मुजाहिद साहब रहनुमा हैं एमक्यूएम के। मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा इस सेगमेंट का आगाज आपसे करना चाहूंगी। दो सवाल है। सबसे पहले तो एक तो मैं मुबारकबाद देती हूँ, आप लोग का मंशूर आ गया। दूसरी बात यह कि मंशूर के साथ साथ नारा भी आ गया। अच्छा सिर्फ आप ही लोगों का मंशूर और नारा नहीं आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर और नारा आ चुका है। सलमान मुजाहिद साहब की भी जो पार्टी एमक्यूएम उसका भी एक नारा आ चुका है। पीटीआई का अभी तक नहीं आया, मैं पूछ लूंगी आज प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ताहिरा साहिबा मुझे मंशूर और नारे से कहीं पहले मैंने आपसे बात करनी है रावलपिंडी के उस जलसे की, कि जिसके बारे में हमें ये इतलात मिल रही हैं कि रावलपिंडी की आवाम में, अगर मैं जलसों की बात करूं ना, अवामी इज्तिमा की बात करूं, तो उसमें उन्होंने नून लीग को रिजेक्ट कर दिया है। काफी ठंडा माहौल था उस जलसे के अंदर, जलसा शहबाज शरीफ साहब ने किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वहां पे कोई खास पजीराई नहीं मिली है। तो फिर क्या करना है? वो जलसा आप लोगों ने, मतलब ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपकी अंडर सुपरविजन वो अरेंज हुआ था, तो फिर एक जलसा पीटीआई वालों से करा के देख लें, क्या पता कि पिंडी की आवाम पीटीआई के साथ हो। क्या ख्याल है ताहिरा साहिबा? ये इस जलसे को मैनेज करने के लिए एक पूरी कमेटी बनी थी जो मेरी अंडर गाइडेंस में थी। उसमें बहुत से लोग थे, मलक अबरार साहब थे, बाकी साहब थे, दानियाल चौधरी साहब थे, मैं भी थी, और फजाज खान साहब थे, उसामा सरवर साहब थे, जितने हमारे राजा कमरुल इस्लाम साहब थे, राजा जावेद इस्लाम थे। दरअसल बात ये है कि इलेक्शन की तो कैंपेन जोरों पे है, तो जहाँ जहाँ बच्चों का जो शेड्यूल था, जो कैंडिडेट थे, जो मुझे दिखाने का जो कैंडिडेट थे, उन्होंने, मैं अब आपसे वो लेके कनेक्शन बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो मैं मोबाइल पे आपकी बात सुन रही थी। तो वो जो लोग थे वो सब हम लोग मैनेज कर रहे थे। जलसा बड़ा भरपूर था। दरअसल जब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए, तमाम जलसे की कुर्सियाँ फुल थी और उसके साथ लोग खड़े भी थे। लेकिन जब क़यादत आती है तो आपको पता है लोग जो है सीटों से उसके आगे आ जाते हैं। वो सब के सब जो थे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ख्वातीन इंटरव्यू के पीछे जो करीब 3 जगह थी स्टेज के सामने, ख्वातीन भी भरपूर तादाद में थी, आपने देखा होगा। उनके जज्बे भी जवान थे और ख्वातीन बड़े पुरजोर तरीके से फ्लैग भी ला रही थी, झंडे उनके हाथों में थे, नारेबाजी कर रही थी और बहुत भरपूर तादाद में माशाल्लाह ख्वातीन थी। उनके पीछे जो जगह थी तारों के बाद, वहाँ पे वो लोग सीटों से उठ के आ गए और उन्होंने वहाँ पे अपने महबूब कायद को नीचे से देखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो पीछे से सीटें खाली करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों ने कहा जी ये ऐसे हुआ, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। जैसा बड़ा भरपूर था माशाल्लाह, मैं तो खुद देखती रही। जुलूस जो आ रहे थे, वो एक जुलूस का वॉक थ्रू गेट के अंदर एंट्री हो रही थी और दूसरा मरी रोड पे था। और फिर लोग जो अपने दीगर कैंडिडेट जो अपने जुलूस लाए, वो बड़ी मुश्किल से स्टेज तक पहुंच सके, क्योंकि जुलूस एक दूसरों में फंस के रह गए और रास्ता बिल्कुल नहीं था। वो गाड़ियों से भी उतरे
पैदल भी चल के पहुंचे, लेकिन वो इतना वो मरी रोड पैक हो गया। और आगे आपका पॉइंट, मैं अगला सवाल भी आपसे करती हूँ, जरा बाकी पार्टिसिपेंट को भी मैं शामिल कर लूँ, वापस आऊंगी आपके पास सवाल लेकर। अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाइड हैं अपने जलसे से, लेकिन जो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात करते हैं उसके ऊपर, शायद ये ताहिरा साहिबा इसके ऊपर। मुझे शर्मिला फारूकी की तरफ बढ़ना है। शर्मिला साहिबा, मुबारक हो, नारा भी आ गया है, मंशूर तो खैर आपका बहुत पहले ही आ गया था, उसको हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कस भी किया अपने प्रोग्राम में। नारा आपका अच्छा है, बहुत अच्छा नारा है कि चुनो नई सोच को, लेकिन ये नारा ही लग रहा है शर्मिला साहिबा, डोंट माइंड आस्किंग मी, कि ये किस तरह का नारा हुआ कि सोच आप कह रहे हैं कि नई होनी चाहिए, नई सोच को चुनना चाहिए, और सियासत अब वो घिसी पिटी पुरानी सियासत। ये अभी कराची में ये जो एमक्यूएम के साथ हुआ वो एक अलग चीज है। जलसों के अंदर जो बिलावल साहब जिस तरह की तनकीद नवाज शरीफ पर डायरेक्टली पर्सनल लेवल पर जाके कर रहे हैं कि वो चोर है, ये तो वही घिसी पिटी पुरानी सियासत है, इसमें नया क्या है? देखिए बिनिश, सोच तो वही सोच है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच थी। बीबी साहिबा ने मिसाक़े जमहूरियत किया था मियाँ साहब के साथ, माजी की तमाम तलखियाँ, रंजिशें, शिकायतें भुला के मुल्क की मुफाद के अंदर वो शहीद हो गई। मिसाक़े जमहूरियत पे PMLN ने अमल दरामद नहीं किया, पीपल्स पार्टी तो चाहती थी। जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने उस वक़्त मियाँ साहब का साथ दिया जब 2014 के अंदर इमरान खान जो है कंटेनर पे होते थे और हुकूमत गिराना चाहते थे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जमहूरियत का साथ दिया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ दिया। फिर ये वही सोच है जिसने PDM बनाया, तमाम अपोजिशन की जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को इकट्ठे किया। ये वही सोच है जिसके तहत हम PDM के साथ कोalition के अंदर गए। ये वही सोच है जो कहती है कि हमने जारहाना सियासत नहीं करनी, हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, हमने लोगों को जेलों में नहीं डालना। ये वही सोच है, और ये वही सोच है जिसके तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दें, आगे की जानिब रखें। पीपल्स पार्टी बिलीव इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। हम जो बात कहते हैं वो अमनी तौर पे करते भी हैं। हमारा झगड़ा मियाँ साहब से नहीं है, ना बड़े मियाँ साहब से, ना छोटे मियाँ साहब से, ना किसी और से। हम तो सियासत करते हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हमने तो बाकायदा चेयरमैन साहब ने तो मियाँ साहब को कहा है कि लाइव डिबेट करें, जो कि मौजूद ममालिक के अंदर होता है। अमेरिका में आपने देखा होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं बैठ के लाइव टेलीविजन के ऊपर डिबेट करते हैं, आपकी क्या पॉलिसी, मेरी क्या पॉलिसी। हमने तो उनकी दावत दी है, हम तो बात करना चाह रहे हैं, हम बंदूक थोड़ी उठाते हैं। पीपल्स पार्टी की तो जारहाना सियासत है ही नहीं। बात यह है कि अगर कोई समझे तो, लेकिन अगर आप उसी सोच में हैं कि आपके दिल पे जो जख्म लगे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और आप उसी सोच को लेके चल रहे हैं, और हमें ये खदशा है कि अगर आप आ गए तो फिर तो आपने सबसे गिन गिन के बदले उतारने, फिर ये सियासत हमारी सियासत नहीं है। इसी सियासत हम कह रहे हैं कि तर्क कर दो। ठीक है, एमक्यूएम पाकिस्तान का नारा है कि अपना वोट अपनों को देना है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान कौन सा कार्ड खेल रही है इस नारे की आड़ के अंदर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मेहमान साहब, नारा क्या आप लोग का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। जब आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो मंशूर नहीं आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 168 पेजेस का मंशूर आया जो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है। वो 3, 4, 5 चीजों के ऊपर नहीं है, उसका खाली 10 पॉइंट नहीं है। उसने हर एक चीज को स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपके सोशल सेक्टर में क्या होना चाहिए, आपके एक्सपोर्ट्स क्या होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल कैसे होना चाहिए, जुडिशरी के अंदर क्या रिफॉर्म होने चाहिए, आपके पॉलिटिकल क्या रिफॉर्म होने चाहिए, आपके जो लैंड रिफॉर्म्स है वो कैसे होने चाहिए, आपके एक एक चीज के ऊपर किया हुआ है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इतने डिटेल में पाकिस्तान के लिए सोचा होगा जितने के। इन स्पाइट ऑफ दिस कि हमारी सारी क़यादत जो थी वो रूपोश थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। अब आ जाती है बात नारे की। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो ना तो सिंध कार्ड खेलती है, ना मुहाजिर कार्ड खेलती है, ना पंजाबी कार्ड खेलती है, और ना फिर खाली बलोचों का या पठानों का। हम लोग वाहिद है, और इसकी वजह यह है कि हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करें पूरे पाकिस्तान को। हम लोगों ने हमेशा मेरे पाकिस्तानियों का है, हम लोगों ने हमेशा पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और दैट इज वाई कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी है। जब आती है बात उसकी, तो हम लोग कहते हैं शानदार पाकिस्तान, फ्यूचर जो है उसके बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं जो पाकिस्तान था उसको भी छोड़ आ गया मेमन साहब,
आ गया पॉइंट, आ गया, वक्त कम है जरा। नून लीग का नारा भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आपका नारा है जी पाकिस्तान को नवाज दो। ये मुझे तो बड़ा ही एक शख्सियत पसंद किस्म का नारा लगा कि नवाज शरीफ कोई इनाम है कि जी वो पाकिस्तान को नवाज दो। ये सुनने में ये लग रहा है कि पाकिस्तान को नवाजना है तो सिर्फ नवाज शरीफ से नवाजना है। ये किस तरह का नारा आपने दे दिया है? ये नारा अवाम की भरपूर हमायत पर हमने दिया है। मियाँ साहब जब पाकिस्तान वापस आए और यादगार उन्होंने जलसा किया तो आपने पजीराई देखी जो अवाम ने उनकी की। मर्द और ख़वातीन किस कदर तादाद में वहाँ थे, और मैं तो यकीन करें जलसागाह तक नहीं पहुँच सकी। 6 घंटे में हम लोग गाड़ियों में बैठे रहे और हम लोग 3 बजे टूल प्लाजा क्रॉस कर चुके थे। उसके बावजूद रिंग रोड पे ट्रैफिक जैम थी, हम में से कोई बंदा उतर के वहाँ तक नहीं जा सका, इतनी ट्रैफिक जैम थी। तो जब हमने ये देखा तो हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद लीडर है नवाज शरीफ, जिसके साथ अवाम की इतनी बड़ी तादाद है, बावजूद इसके कि लोगों ने बड़े प्रोपेगेंडे किए, चोर चोर डाकू डाकू। 4 साल असेंबली में मेरे कान पक गए सुन सुन के। और 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, पता नहीं वो किस हवा में मुअल्लक रह गया, ना जमीन पे नजर आया, ना कहीं वो चांद पे नजर आया। तो मैंने यही देखा। और फिर जब मियाँ साहब ने ये कहा कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, अमन की बात की, आपने ना आपका नारा जी नहीं मैं सुनती हूँ सर, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मेरा सवाल ले लीजिए फिर इकट्ठे इसका जवाब दे दीजिएगा। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि अब बड़ा ही सस्ता सा एक नारा लग रहा है, यूं लग रहा है कि कोई मेहनत कोई होमवर्क नहीं किया कि आपने कहा कि पाकिस्तान को नवाज दो। वो तो पीपल्स पार्टी भी कह सकती है पाकिस्तान को बिलावल दे दो, एमक्यूएम कह सकता है पाकिस्तान को एमक्यूएम दे दो, ये पीटीआई वाले कह देंगे जी कि पाकिस्तान को इमरान खान दे दो। ये तो बहुत ही एक अनप्रिपेयर्ड, बहुत ही सस्ता सा नारा है। ये कैसा नारा हुआ? कोई मेहनत तो करते, नारे पे तो मेहनत कर लेते। नहीं देखिए ना, मेरी बात सुने। जब मियाँ साहब तकरीर करने आए तो अब परिंदे भी उनकी बात समझते हैं। दो तीन कबूतर उनके डाइस पे बैठे, एक उनके हाथ पे बैठा, वो जैसे जैसे हाथ ऊंचा करते गए वो कबूतर। ताहिरा साहिबा, ये परिंदों वाली बात पे ये है जी माइक, और ये हो गया जी माइक ड्रॉप। इससे आगे मैं शो नहीं कर सकती भाई, इससे आगे मैं और क्या सुनूं कि नवाज शरीफ की बातें परिंदे भी सुनते हैं। नवाज दो, इसलिए शो खत्म करना है भाई। पाकिस्तान के अवाम, मर्द और औरत कि ये आवाज है कि मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए लाजमी है और नागजीर हैं। इसलिए ये नारा दिया गया है कि हर बंदे को पता लगे कि नवाज के साथ शेर का निशान है। और वेरी गुड, चले जी, ये बता दिया मुझे नून लीग ने कि वो आप ये देखें कि वो कॉन्फिडेंस के किस मेराज पर है कि परिंदे, आसमान, बूटे, फूल, हर कोई बस नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं। फैसला आप लोगों ने करना है 8 फरवरी को। अभी के लिए इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।